हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स विद केस स्टडीज। आज का चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है, स्टडी ऑफ स्कैसिटी। व्हाई टू स्टडी दी स्कैसिटी? क्योंकि स्कैसिटी पूरे इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशन है। इसी की समझ इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी में स्टडी ऑफ स्कैसिटी। तो स्कैसिटी होता क्या है? स्कैसिटी एक तरह की रिलेशन है, रिलेटिव रिलेशन है, जो कि रिसोर्स और फिनिश गुड्स के बीच में स्टैब्लिश्ड होती है। नाउ एक्चुअल में स्कैसिटी क्या है? स्कैसिटी एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कि ह्यूमन वांट्स में निरंतर बढ़ोतरी के चलते जो प्रोडक्शन है उसमें एक लिमिटेशन आती है। किस रेस्पेक्ट में? टाइम और रिसोर्स के बेसिस पे। ये केवल रिसोर्स स्कैसिटी नहीं है, ये टाइम क्रंच भी है एक तरह से। तो इनके चलते जो एक क्रंचेस, जो क्राइसिस जो आ रही है, उसी को हम स्कैसिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स टाइम। नाउ व्हाट इज स्कार्स टाइम, स्कार्सिटी ऑफ टाइम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? तो हम स्कार्सिटी ऑफ टाइम जब हम देखते हैं तो आपको ये एक केस स्टडीज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा कि उस समय एक टाइम बहुत बड़ा क्रंच था, जिसमें बहुत ही जल्दी हमें नए वैक्सीन ला करके डिस्ट्रीब्यूट करना था। और वो उस बेसिस पे हमने एक जो रैशनिंग लगवाई थी कि 60 एज, 45 एज एंड देन 30 एज। तो वो एक इकोनॉमिक डिसीजन था, क्योंकि टाइम क्रंच के चलते ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। सो कोविड-19 के जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम कॉन्स्टेंट को स्कैसिटी के एस्पेक्ट्स में बताता है। जब हम रिसोर्सेस के लेवल पे देखते हैं कि कैसे रिसोर्स क्राइसिस हमें स्कैसिटी की तरफ मूव कराती है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन तो पढ़ा ही होगा कि अमेजन में लगातार लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन के चलते इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है और उसके चलते रैपिड फायर हो रहा है। ये जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रेसियस रिसोर्स है, ये अमेजन फॉरेस्ट, जिसको कि लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, इसमें अब बहुत बड़ी क्राइसिस स्टार्ट हुई है, और जो कि एक तरह से चैलेंज के रूप में, ग्लोबल चैलेंज के रूप में उभरने भी लगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम रिसोर्स क्रंच के रूप में भी देख सकते हैं। नाउ हम स्कैसिटी को पढ़ें क्यों? इकोनॉमिक्स में इसको ऐसा बेस क्यों बनाया गया है? क्योंकि when we study the scarcity and when we start doing the management of the scarce resources, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ केस स्टडीज आपके लिए लाया हूं। तो ये सबसे पहला जो केस स्टडी है, ये है द आयरिस पोटैटो फैमिन। आयरलैंड एक टेम्परेट कंट्री है जहां पे पोटैटो 90s के एरा में, 19th सेंचुरी के एरा में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेबल क्रॉप हुआ करता था यहाँ के लोकल्स के लिए। स्टेबल मतलब कि डेली कंजम्पशन के लिए, क्योंकि पोटैटो में एक तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, और एक तरह से ये बहुत क्लाइमेट कांस्टेंट नहीं है इसको पैदा करने के लिए, तो इसको आसानी से पैदा भी किया जा सकता है। बट इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक ईयर्स, 3-4 ईयर्स, जब पोटैटो प्लाइट के चलते पोटैटो में पैदावार में बहुत बड़ी गिरावट हुई, और उसके चलते आयरलैंड को एक तरह का फेमाइन का सामना करना पड़ा। और इस फेमिन के चलते वहां पे काफी लोग माइग्रेट कर गए, काफी लोगों की डेथ हुई, और जो बच गए वो अनहेल्दी रहे, वो हेल्दी नहीं रह पाए। और इसी के चलते हमें एक लेसन लर्न करने का मौका मिलता है यहाँ पे, स्कैसिटी के चलते, कि अगर हम किसी एक रिसोर्स के ऊपर ओवर रिलाइंग करेंगे तो स्कैसिटी कभी कभी एक्यूट स्कैसिटी की तरफ हमें मोड़ देगी। और इसीलिए यहाँ से इकोनॉमिक एनालिसिस करके, मैनेजमेंट करके, हमें डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो एक तरह से जो ये मैनेजमेंट करके हमने आइडेंटिफाई किया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर्ड इन सम पर्टिकुलर कंडीशन, इन सम पर्टिकुलर लोकेशन, ये इकोनॉमिक्स है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और आइडिया डेवलप करते हैं, स्कैसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैलिफोर्नियन वाटर क्राइसिस है। ये कैलिफोर्निया क्या है? एक तरह का प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ यूपी, एमपी होते हैं, वैसे ही अमेरिका में, अमेरिका के वेस्टर्न साइड में एक तरह का ये प्रोविंस है। आप इसके नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर ठंडियों के समय में बारिश होती है,
और इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है यहाँ पे। पर 2012 से लेकर 11-12 से लेकर और 2015-17 तक इनफैक्ट इस प्रोविंस ने लगातार सूखा का सामना किया, ड्रॉट लाइक कंडीशन आया। ऐसा इसलिए कि पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर डेवलप हुआ था, उसने विंड को अट्रैक्ट नहीं किया तो बारिश नहीं हो पाई। ऐसा लगातार 5 साल 6 साल तक होता रहा। और जब इसके साथ ऐसा होता रहा तो एक तरह से क्राइसिस क्रिएट हुई, वाटर क्राइसिस। और जब वाटर क्राइसिस क्रिएट हुआ तो उसके मैनेजमेंट की बात हुई, और उस मैनेजमेंट के चलते यहाँ के लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए। आप जानते हो कि वाटर को 3 सेक्टर्स में ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हाउस होल्ड। एग्रीकल्चर में इन लोगों ने, कैलिफोर्निया के लोगों ने, वो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप को पैदा करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में वाटर रिसाइकल करना स्टार्ट किया, एंड हाउस होल्ड में रैशनिंग स्टार्ट किया। तो स्कैसिटी के मैनेजमेंट से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कैसे अपने रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज किया जाए और कैसे एलोकेट किया जाए, उसके क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाले जाए, जैसे ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रैशनिंग मैकेनिज्म। तो ये इनोवेटिव पैटर्न है। तो स्कैसिटी का मैनेजमेंट हमें इस तरह के स्टेप्स भी बता रहा होता है, और यही इकोनॉमिक्स है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कि स्कैसिटी कैसे हमें कुछ शिक्षा दे रही होती है, लेसन लर्न करते हैं हम उससे। डी बेयर्स के बारे में आप जानते होंगे। डी बेयर्स एक डायमंड की माइनिंग की कंपनी है, साउथ अफ्रीकन कंपनी है। और 2000 2000 की डिकेड्स तक, इनफैक्ट पूरे 90s का डेकेड और 2000 के डेकेड में ये एक कंपनी थी जिसका कि मोनोपोली था। इनफैक्ट अभी भी एक लार्जेस्ट कंपनी है डायमंड माइनिंग के रेस्पेक्ट में। तो इसकी एक मोनोपोली हुआ करती थी। मोनोपोली मतलब इसके आसपास उस लेवल पे कोई कंपनी नहीं थी डायमंड के रेस्पेक्ट में। और इस कंपनी ने क्या किया, लगातार अपने डायमंड के प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने डायमंड को रोक दिया मार्केट में जाने से, और इतने ऐड करके उसकी हाइप क्रिएट की, और इससे इनके डायमंड की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई। तो इनके जब हमने केस स्टडीज करी और डायमंड क्राइसिस के बारे में जब एनालिसिस किया, तो ये भी पता चला कि हर सारे जो क्राइसिस होते हैं रिसोर्सेस की, वो नेचुरल क्राइसिस नहीं होते, वो ह्यूमन इंड्यूस भी होते हैं। उनका कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं होता, उसको मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, इंड्यूस भी किया जाता है। तो इससे ये भी एक आइडिया पता चलता है कि मार्केट रेगुलेशन, मार्केट कंट्रोल एक सॉल्यूशन है जिससे कि हम स्कैसिटी को मैनेज कर सकते हैं। सो इन सब केस स्टडीज से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? ये कहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी allocate their limited resources to try to satisfy their unlimited demand। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब आप देखोगे कि इसमें लिखा है हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इनफैक्ट नेशन एंड कंट्री, allocates their limited resources to try to satisfy their unlimited demand। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी, इंडिविजुअल बदलेगा, वैसे इकोनॉमी का नेचर बदल जाएगा। अगर सपोज सोसाइटी नॉर्दर्न इंडिया की है तो हम बोलेंगे नॉर्दर्न इकोनॉमी, नॉर्दर्न इंडियन इकोनॉमी। साउथ इंडिया की है सदर्न इंडियन इकोनॉमी। अगर यहाँ पे नेशन अगर इंडिया है तो इंडियन इकोनॉमी, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो ये जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये बदलेंगे तो इसी तरह से इकोनॉमी भी बदल जाएगी। तो इकोनॉमी में हम करते क्या है, पीपल इन्वॉल्व होते हैं और अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड टाइम है, उस रेस्पेक्ट को मैनेज करने में, मैनेज करके ज्यादा से ज्यादा डिमांड को सेटिस्फाई किया जाए, ऐसे अटेम्प्ट लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके थोड़े से इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं इस केस स्टडी से। जो केस स्टडी है सिटी ऑफ टेक्नीज का। आपने देखा होगा कि आजकल एक दौर सा है, एआई का दौर है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसलिए जो हमारे मोबाइल फोन हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने इक्विपमेंट्स हैं, इसमें एक लगातार बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े लेवल पर एक चेंजेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। और उस चेंजेस को मेकअप करने के लिए आपने देखा होगा कि इन जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं, वो भी लगातार फाइट कर रही है और इनोवेटिव प्रोडक्ट बना बना करके मार्केट में पंप कर रही है। पर आज एक दौर है, जब हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
तो ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी एक रिसेशन की एरा में एंटर कर रही है, और इस चलते आज एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया है, रिसोर्स नेशंस का। रिसोर्स नेशन का मतलब इसमें क्या है कि जो कंट्रीज हैं अपने अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रही, एक दूसरे से शेयर नहीं कर रही। नाउ अभी आपने देखा होगा कि जैसे सेमीकंडक्टर के ट्रेड में अभी बैन लग गया, तो इस तरह से इन कंपनीज को अब नए कॉम्प्लेक्स कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। और इस केस में इन कंपनीज के लिए अब एक चीज ऐसा रह जाता है कि इनको कुछ रिसोर्स के ऊपर अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिससे कि वो अपने रिसोर्स को डिसाइड करें, रिसाइकल करें, उसमें इनोवेशन लेकर के आए, जिससे कि एक रिसोर्स की लगातार जो सप्लाई है, सस्टेनेबिलिटी है, वो बनी रहे। तो एक तरह की इकोनॉमिक्स क्या करती है, जो आज के रियल वर्ल्ड में अगर आपने देखा कि इस तरह का चीज काफी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी इस तरह के डिसीजन लेने में हमें सपोर्ट कर रही होती। नाउ कुछ और इंटरेस्टिंग केस स्टडी से इस चीज को और थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। ये केस स्टडी है आइलैंड ऑफ अबिंडस। आइलैंड है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ये ट्रॉपिकल आइलैंड के पास एक रेयर फूड क्रॉप्स है, रेयर है और वो सीजनल भी है ना। चूंकि वो रेयर है और उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहती यहाँ पे इन लोगों के पास, इन लोकल्स के पास, तो और उस क्रॉप्स के दो वैल्यूज हैं। एक तो उस फूड क्रॉप्स को, फूड जो वहाँ का रेयर क्रॉप है, उसके एक तो उसका फूड वैल्यू है, उसको डेली कंज्यूम किया जा सकता है। दूसरा उसका मेडिसिनल वैल्यूज भी है। और तीसरी उसकी जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि वो रेयर भी है। अब चूंकि इस तरह से इसके तीन यूटिलिटीज दिख रहे हैं, तीन मतलब एक तो फूड क्रॉप के जैसे यूज हो सकता है, दूसरा वो मेडिसिनल वैल्यू है तो हम उसको मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, तीसरा चूंकि वो रेयर है तो हमें एक अटेम्प्ट लेना होगा उसको एक्सपेंड करने का। तो तीन तरह के उसके आउटकम है। सो अब यहाँ के लोग उस डिसीजन को कैसे लेंगे कि उसको किस प्रायोरिटीज में डालेंगे, कि उसको फूड के रूप में यूज किया जाए जिससे कि लोकल नीड्स को फुलफिल किया जाए, या उसको मेडिसिन के व्यूज में किया जाए जिससे रेवेन्यूज अर्न किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए जैसे कि हम उसके सेटिस्फाई प्रोडक्शन के सरप्लस के रूप में उसको फिर से यूज किया जाए। तो ऐसे डिसीजंस हम रिसोर्स स्कैसिटी के मैनेजमेंट करते समय हम डेवलप करते हैं। सो इस तरह के लेसन्स इकोनॉमिक्स में लर्न किए जाते हैं रिसोर्स स्कैसिटी या टाइम स्कैसिटी के मैनेजमेंट के एवज में। और इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं व्हाट इज एक्चुअली written here also. It is very common these days in almost in every corner of the world, like ऐसे जहां पर एक रिसोर्सेज से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल करके आती। तो इकोनॉमिक्स से हमें एक तो इनोवेट करना, रिसाइकल करने की एक समझ मिलती है, दूसरी हम अपने डिसीजंस को प्रायोरिटीज में भी डिसाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में दो एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा रिसोर्स। तो पहले तो रिसोर्स देखते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो रिसोर्सेज हैं इनके लिटरल मीनिंग अलग है, जो कि मैं अभी आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग रिसोर्सेज इनटू अ मीनिंगफुल फिनिश गुड्स। बट जब आप इसके टेक्निकल डेफिनेशंस को देखोगे तो इसमें कहते हैं कि प्रोडक्शन अकर्स व्हेन द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू अप्लाई एनर्जी टू मटेरियल्स इन द वेज दैट मेक द मटेरियल मोर वैल्यूएबल। सो रिसोर्सेस के एस्पेक्ट्स में जब हम इस चीज को एनालाइज करते हैं तो देखो, रिसोर्सेस व्हेन टर्न इनटू फिनिश गुड्स वी कॉल इट इन प्रोडक्शन, वी कॉल इट इन प्रोडक्शन। नाउ अगर इसमें अगर हमने टेक्नोलॉजी यूज किया तो जो फिनिश गुड्स बनेगा वो गुड्स कहलाता है, उसको हम गुड्स कहते हैं। सो व्हाट इज गुड्स इन इकोनॉमिक्स में? ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन लाइफ में हैप्पीनेस पैदा करे उसको हम गुड्स कहते हैं। So when the resources will going to in like a turn into a finished goods with the involvement of technology, we call it
गुड्स, और जब प्रोडक्शन प्रोसेस में रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और जहां पर हम नॉलेज को यूज कर रहे हैं, नॉलेज को, सो इस केस में जो फिनिश गुड्स है वो सर्विसेज होते हैं। तो सर्विसेज और गुड्स में क्या फर्क होता है? इन दोनों में एक जो बेसिक फर्क है वो है कि गुड्स टेंजिबल होता है, विजिबल होता है, सर्विसेज इनविजिबल होते हैं। सो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, दीज टू आर द इंपॉर्टेंट इनपुट्स। अच्छा, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को जानने के लिए कि रिसोर्सेज हैं क्या, इसके लिए आपको ये चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर रिसोर्सेज है जो कि मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो दोस्तों, जो लैंड है वो सिंपली लैंड नहीं होता। लैंड में सारे तरह के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं और इसका जो रेम्यूनरेशन होता है वो रेंट होता है। इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें सारे मिनरल्स, नेचुरल जितने उसके फीचर्स हैं, एनवायरनमेंट है, लैंड्स है, उस सबको हम, सॉयल है, इन सबको हम यहाँ पर लैंड के रूप में देखते हैं। लेबरर जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, और ह्यूमन रिसोर्स दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो जब हम मेंटल इनपुट यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा जब हम फिजिकल करते हैं। जब हम मेंटल अप्लाई करते हैं, अपनी लाइक मेंटल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हैं, तो वी क्वालिफाइड एज ए स्किलफुल लेबर। जब हम फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी आर मैनुअल लेबर। ग्रुप में जब हम यूज करेंगे तो वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट एज एन एनर्जी, like we have the human in force will going to turn into energy. So तीन तरह की चीजें हमको ह्यूमन रिसोर्स से मिलती है प्रोडक्शन के लिए। एक तो मैनुअल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स एंड द एनर्जी। नाउ थर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स हम उनको कहते हैं जो सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं और रिस्क लेते हैं। सो इनसे भी हमें एक और ये बिजनेस के पूरे प्रोसेस में इनका सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही एक तरह के लीडर के रूप में होते हैं। नाउ ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट को हम कैपिटल कहते हैं। तो दोस्तों, कैपिटल पैसा नहीं होता इकोनॉमिक्स के फैक्ट एरिया में। कैपिटल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, कैपिटल का मतलब होता है बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स। सो ऐसे ह्यूमन प्रोड्यूस्ड रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन में काम आए उसको हम कैपिटल कहते हैं। नाउ ऐसे जो कैपिटल, अगर हमने कोई प्रोडक्शन से नए कैपिटल बनाया जिससे कि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, उसको न्यू कैपिटल या फिर हम कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में भी देखते हैं। ओके, सो नाउ we're going to see the other aspects of economics. So we have a rationality and the self interest. इकोनॉमिक्स में अब तक हमने देखा कि रिसोर्सेज और इसकी स्कैसिटी क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, पर इन दोनों के बीच का जो गैप जो भरते हैं वो हम रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट मैकेनिज्म से भरते हैं। सो ये दोनों इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन के रूप में ये एक पार्ट प्ले करते हैं। तो रैशनैलिटी होती क्या है? रैशनैलिटी एक ऐसा लाइक मेथोडोलॉजी है और प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेता है अपने लॉजिकल इनपुट के साथ, और उस डिसीजन में उसका एम क्या होता है? अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे, जिससे कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। सो इकोनॉमिक्स में रैशनल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस को ऑप्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आप ये केस स्टडी देख सकते हो। जब एक बायर के सामने दो ऑप्शंस हैं कि एक प्रोडक्ट को वो डिस्काउंट रेट मिले और उसी प्रोडक्ट को फुल रेट मिले, तो बट ऑब्वियस है कि एक रैशनल जो कंज्यूमर होगा वो डिस्काउंटेड लाइक ऑप्शन को वो ऑप्ट करेगा, इसलिए क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, जिससे कि वो लेस कॉस्ट में ज्यादा गेन कर पाए। तो इसी को हम रैशनैलिटी कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो सोसाइटी है वो डिसीजन लेती है। एक और मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे भी डिसीजन लिया जाता है, वो है सेल्फ इंटरेस्ट।
नाउ सेल्फ इंटरेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिटेल वीडियोस आने वाले सेशन में आपको मिलेगी। ये एक ऐसा डिसीजन है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो किसी मोटिवेशन के रेस्पेक्ट में फ्यूचर डिसीजन ले रहा होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपको सेल्फ इंटरेस्ट को सेल्फनेस से आपको नहीं रिलेट करना है। सेल्फ इंटरेस्ट का आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जब कोई एक वर्कर कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, तो ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे एफर्ट्स को हम सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं। सो सेल्फ इंटरेस्ट से फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं और रैशनैलिटी से प्रेजेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसके लिए वो एक तरह का फाउंडेशन का काम करते हैं। एडम स्मिथ ने इसी दो कॉन्सेप्ट से, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से, इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट को बताया। उसी के मैकेनिज्म से जो क्लासिकल थॉट्स है उसका फाउंडेशन रखा जाता है। इसी से इंडिविजुअल्स तो डिसीजन लेते हैं, आपने देखा ही होगा। इसी से फ्री मार्केट मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। और इसी के बेसिस पे जो मर्केंटलिस्ट थे उनकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करके नए क्लासिकल थ्योरी को बनाया गया। ये सेल्फ इंटरेस्ट और रैशनैलिटी, ये दो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको इस सेशन में हम कैप्चर नहीं कर सकते। इसके लिए एक लेंथ में वीडियोस को देखना पड़ेगा। नाउ ये दो तो मैकेनिज्म है जिससे कि डिसीजन लिया जाता है, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। डिसीजन कब लिया जाता है? जब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, फिनिश गुड्स अनलिमिटेड रूप से एक्सपेंड करने की पोटेंशियल रखता है। अब ये इमोशंस तो हमारे पास है, रैशनैलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट। अब हम डिसीजन क्या लेंगे? तो तीन तरह के डिसीजंस होते हैं, क्योंकि कुछ चॉइसेस ही ओपन होंगे स्कैर्स रिसोर्स होने से। तो जो डिसीजंस होते हैं, व्हाट इकोनॉमिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो उसको थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो व्हाट इकोनॉमिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ रिसोर्सेज बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड हु विल गेट टू कंज्यूम गुड्स। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज को यूज करते हैं। नाउ ये केस स्टडीज में लेके आया हूं द टाउन ऑफ फ्रूट विले। फ्रूट विले एक मेडिटेरेनियन विलेज है जहां पर कि दो प्रोडक्ट हम फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, एप्पल और चेरी। नाउ एप्पल बहुत पॉपुलर फ्रूट है, चेरी बहुत ही लिमिटेड, इट इज नॉट सो पॉपुलर एंड नॉट सो लाइक कैन बी ग्रोन इन एवरी क्लाइमेट, पर उसकी स्पेशल कस्टमर्स हैं, उसके चॉइस करने वाले भी बहुत लिमिटेड होते हैं और हाई क्लास की फैमिली उसको ऑप्ट करती। अब जब इस विलेज में ये दो फ्रूट्स को ग्रो किया जा सकता है और कंडीशन ये है कि लैंड बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ के लोकल्स के लिए एक फिर से चुनाव करने के एक ऑप्शन है, उनको चॉइस लेना है, डिसीजन लेना है कि इन दोनों में क्या चीज ऑप्ट किया जाए। तो जब वो एप्पल को ग्रो करेंगे तो उससे वो लोकल डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर जब वो चेरी को ग्रो करेंगे तो ऐसा चांसेस है कि वो फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकें। तो इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस ये भी बताता है कि कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए। और जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम कंज्यूमर प्रेफरेंस, हम मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी, सारे डिसीजन को हम दिमाग में रख करके डिसीजन ये निर्णय लेते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि जब कोई रैशनल डिसीजन लिया जाएगा तो वो एप्पल के ऊपर चेरी को ऑप्ट करेगा, जिससे कि उनको ज्यादा माइलेज मिल पाए। तो जब हम चॉइस लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हम ये देखते हैं कि व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एट व्हाट प्राइस, एंड वी टेक सो मच इन्फॉर्म्ड डिसीजन जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब देखते हैं हाउ विल द रिसोर्सेज बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन, और इसको रिसोर्स एलोकेशन भी कहा जाता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। इस डिसीजन से हम टेक्नोलॉजी के बारे में लेते हैं कि किस तरह के डिसीजन टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में लिया जाए। जैसे कि दो तरह की टेक्नोलॉजी होते हैं, आपको भी पता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, राइट। सो बहुत सारे डिसीजन टेक्नोलॉजी की हम डिविजन्स कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं ये केस स्टडी रखा हूं, फैक्ट्री ऑफ इनोवेरे। नाउ ये एक फैक्ट्री है जहां पर जो कार मैन्युफैक्चरर है उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो ट्रेडिशनल तरीके से अपने जो अभी तक के जो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं
जो फॉसिल फ्यूल्स में रन करता है वो ऑप्ट कर सकें, या वो एक हेवी इन्वेस्टमेंट करके अपने पूरे फैक्ट्री में कुछ अल्टर करें अपने मैकेनिज्म को, जिससे कि वो इको फ्रेंडली कार को प्रोड्यूस कर सकें। अब देखो ये डिसीजन तो थोड़ा टफ है कि नया इन्वेस्टमेंट करके इको फ्रेंडली कार प्रोडक्शन किया जाए, पर एक रैशनल प्रोड्यूसर ये डिसीजन, सेकंड डिसीजन को ही ऑप्ट करेगा, क्योंकि इसमें एक चांसेस है कि उसको फ्यूचर में भी सरवाइव करने का मौका मिले। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये देखा जाता है कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करें प्रोडक्शन के प्रोसेस में। नाउ बात करते हैं हु विल गेट टू कंज्यूम गुड्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक ये केस स्टडी रखा हूँ, विलेज ऑफ हार्मोनी। सपोज एक विलेज है जहां पर ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, और इस ग्रेन्स के प्रोडक्शन होने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई। तो अब यहाँ पे देखो दो ऑल्टरनेटिव्स फिर से यहाँ पे आपको हमेशा इकोनॉमिक्स में ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, और उसके ऑप्शंस को प्रायोरिटी में रख कर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, या तो इक्वली सारे प्रोडक्ट को जो आउटपुट बने हैं उन सबको सबके लोगों के बीच में डाल दिया जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि जितना लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना तो सबको दे दिया जाए, पर एज ए रिवार्ड जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको उस तरह से उसी रेशियो में उसको शेयर कराया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जब हम फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह के लोगों को कितने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह के जस्टिस और इक्वालिटी के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इसका समझ होना, इसके कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि, और आइडिया है जिससे कि हम टफ से टफ डिसीजन में, इक्वेशंस में डिसीजन ले पाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसको कि हम लूज करते हैं, जिस हम अगर दूसरे चीज को ऑप्ट किया तो इट इज द सेकंड बेस्ट बेनिफिट वी आर इग्नोरिंग टू ऑप्ट समथिंग विच वी हैव चोजन। हमने किसी चीज को चूज किया, उसके चलते हमने जो सेकंड बेस्ट चीज जो खोया वही उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो कैंडिडेट होता है वो अपने करियर के लिए डिसीजन लेता है। जैसे जुगरबर्ग जो फेसबुक के जो संस्थापक हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा कि अगर मैं बिजनेस अभी स्टार्ट करूं और मैं अगर पूरा कोर्स कवर करूं तो उनको कहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उस बेसिस में उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस में उन्होंने डिसीजन लिया। बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर होते हैं। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होती है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है। चूंकि कंट्री इंडिया में है, ये एस्पेक्ट्स को ज्यादा आप समझ पाओगे आगे क्लासेस में। पर्सनल जो फाइनेंस डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होते हैं, और कंट्रीज के बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होती है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह का रिलेटिव प्राइस के बेसिस से डिराइव होता है। तो दो तरह के प्राइजेस होते हैं, रिलेटिव प्राइस और एब्सोल्यूट प्राइस। रिलेटिव प्राइस क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके देखते हैं। और एब्सोल्यूट प्राइस क्या होता है? ऐसे प्राइस जिसको कि हम मनी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। सो रिलेटिव प्राइस और एब्सोल्यूट प्राइस में, एब्सोल्यूट प्राइस एक तरह से फिक्स्ड होता है, प्राइस और उसके बीच में रिलेशन रहता है। अब चूंकि जब वो फिक्स है तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और एब्सोल्यूट प्राइस क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे अगर डिफ्लेशन इन्फ्लेशन हुआ तो अपनी वैलिडिटी खो देता है, उसमें हम जेन्युइन असेसमेंट नहीं कर पाते। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक तरह से रिलेटिव प्राइस का इंडिकेटर है, उसमें ये ताकत तो होती है कि क्राइसिस में भी, टिपिकल कंडीशन में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वैलिडिटी रखता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दोस्तों अच्छे से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैलिडिटी आपको अच्छे से जाननी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट में चेंजेस से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उस तरह से हम अल्टर कर लेते हैं उनको। जबकि मार्केट में जब भी चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आया, तो एब्सोल्यूट जो प्राइस होती है वो अपनी यूटिलिटी खो देती है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिलेटिव प्राइस में वो पोटेंशियल उनके पास रहता है।
रिलेटिव प्राइस, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ क्योंकि इसी से निकलता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिलेटिव प्राइस से हम फ्यूचर डिसीजन लेते हैं, जबकि एब्सोल्यूट प्राइस से हम करंट डिसीजन लेते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर तो आपको पता है, हेक्सोरोलियन मॉडल है उसके ऊपर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा रोल पैदा करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि ये बताने के लिए जब स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है कि डिसीजन लिया जाए उस पर। सो डिसीजन कैसे लेने चाहिए? इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बेसिस पे। व्हाट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी? ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करे और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सेटिस्फैक्शन और वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, डिमांड को सेटिस्फाई किया जाए। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी कई प्रकार की होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, डायनामिक और पैरेटो एफिशिएंसी होती है। तो इस सब को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के बेसिस में मैं कोशिश करता हूं बताने का। एलोकेशन, एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं कि एलोकेटिव एफिशिएंसी occurs when the resources are distributed in a such a way that no one can be made better off without making someone else worse off. Now इसको समझना है तो मैं ऑयल बूम के बारे में बता रहा हूँ। ये एरा है 2000, 99, 98, 99, 2000 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन ने अपने पेस को अटेंड किया, तब ऑयल प्रोडक्शन में एक तरह से बूम आया। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज लाइक वर्ल्ड सिनेरियो में डेवलप होकर उभर के सामने आया, चाइना, इंडिया, और इनके सामने आने से ग्लोबल ऑयल डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ पे ऑयल कंट्रीज के पास पूरा मौका था कि अपने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके प्राइस, हायर प्राइस में उसका फायदा उठाया जाए, पर ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। ऑयल कंपनी ने भी इन दो कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज के एक्सपेंशन के साथ अपने भी प्रोडक्शन को बढ़ाया, और इस तरह से एलोकेटिव एफिशिएंसी आई। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी ऐसा होता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर हम अपना बेटर ऑफ हो रहे हैं, हम कंडीशन अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसी चीज को एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। नाउ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी जैसा कि मैंने बताया, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि मैक्सिमम डिमांड सेटिस्फाई हो सके। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हैपन व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। दिस मींस दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बिनेशन फैक्टर्स, इनपुट्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। अब इस केस को समझने के लिए मैं जापानीज मैन्युफैक्चरिंग की एक कहानी बताता हूँ, चूंकि टोयोटा के बारे में है। टोयोटा अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार मिनिमम वेस्टेज का कॉन्सेप्ट पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हालांकि इनको इसका खामियाजा उठाना पड़ा, पर इन्होंने एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड तय कर दी और एक तरह से पायनियर हैं इस फ्रंट में। इनके चलते, चूंकि इन्होंने कॉस्ट तो उठाया, इनको रेपुटेशन मिला, इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया, और इसका ये माइलेज अभी उठाते हैं। इनके प्रोडक्ट बाकी सेम वेरिएंट के जो कार होते हैं बाकी कंपनी से, उनके इनके प्रोडक्ट ज्यादा है क्योंकि इनका रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा है। सो एलोकेटिव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में जब हम वेस्टेज कम करते हैं तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लेकर के आते हैं। डायनामिक एफिशिएंसी क्या होता है? द डायनामिक एफिशिएंसी refers to the optimal allocation of the resources over the time. It concerned with the resources are allocated across the different periods and involves the investment in the new technology, innovation, improvement and in quality. इसके लिए तो आपको सिलिकॉन वैली के बारे में पता होगा कि ये अट्रैक्ट करती है वर्ल्ड के ग्लोबल इनोवेटर्स को, कि उनको फंड देती है वेंचर कैपिटल के लिए। जैसे कि नए इनोवेटिव, आपने देखा होगा कि वी हैव मेनी इनोवेटिव कंपनीज आर हैविंग देयर बेस इन वेयर, इन अ सिलिकॉन वैली। सो सिलिकॉन वैली एक तरह का, सिलिकॉन मींस इलेक्ट्रॉनिक समझो आप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, वहां पर ऐसे कंपनीज को प्रमोट किया जाता है। एक तरह से उनको काफी गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह के जो एफर्ट्स होते हैं उसको हम दिस डायनामिक एफिशिएंसी कहते हैं। Now, Pareto efficiency, a situation consider the Pareto efficient if no changes can make one individual better off without making at least one individual worse off. So, ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे कोई चीज हमने कोई नया डेवलपमेंट किया नहीं और
उसी कंडीशन में अगर हमने किसी को बेटर ऑफ कर दिया तो ऐसे को पैरेटो कहते हैं. इट्स इन स्टेट वेयर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर, बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट दिस एलोकेशन इज अ फेयर एंड इक्विटेबल. सो इसका केस है यूरोपियन यूनियन, जहां पे थोड़े से नॉर्म्स को चेंज करके उसी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में, उसी टेक्नोलॉजी में एक ऐसा, ये एक तरह का इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें इफ्स एंड बट्स तो सब जगह होते हैं, पर बहुत हद तक यूरोपियन यूनियन ने इस तरह के पैरेटो एफिशिएंसी को अटेंड करने के लिए बहुत ही, आप इसमें एक वाइबल एग्जांपल्स पा सकते हैं. बट हाँ, यस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस तो हैं ही. नाउ अब बात आती है इकोनॉमिक एनालिसिस की. इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट है, जो कि एक प्रोसेस है जिससे कि हम इवेलुएट करते हैं. सो इकोनॉमिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स evaluating economic factors, conditions, relationships, trends to make informed decisions or predicts about the future development. अब इकोनॉमिक एनालिसिस कितने तरह के होते हैं? वी हैव माइक्रो, मैक्रो, कॉस्ट बेनिफिट, इग्नोमेट्रिक्स, कंपैरेटिव, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस. तो सबके छोटे छोटे हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ. माइक्रो तो पता है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पर हम जब माइक्रो डिसीजन ले रहे होते हैं, तो माइक्रो डिसीजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको एप्पल कंप्यूटर से मिलता है, जो कि एप्पल कंप्यूटर ने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को नोटिस करके अपने प्रोडक्ट में लगातार इंप्रूवमेंट किया, और इसीलिए स्मार्टफोन के मार्केट में वो अभी ग्लोबल लीडर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल माइक्रो डिसीजन के ऊपर डिसीजन लेते हैं, एनालिसिस के ऊपर डिसीजन लेते हैं. मैक्रो डिसीजन, मैक्रो एनालिसिस एग्रीगेट के लेवल पे लिया जाता है, और इसके लिए मैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताऊंगा. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 के समय में था, उस समय गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उनके पास दो ऑप्शंस थे कि जितने भी टैक्स कलेक्शन है उससे जो मरती हुई कंपनी है, जो गिरती हुई कंपनी है, उसको बेल आउट किया जाए, उसको जान फूंक करके पैसे दे करके उनको फिर से रिवाइव किया जाए, या नए डेवलपमेंट को ऑप्ट किया जाए. तो ऐसे डिसीजन को हम मैक्रो एनालिसिस कहते हैं. तो जहां पर ये ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में कॉस्ट बेनिफिट देख करके किया जाता है. फिर भी हैव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है कि हम, जब गवर्नमेंट है या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑनर है, वो एक एक चीज को, उसके कॉस्ट और उसके रिटर्न को जब एनालाइज करते हैं, तो हम कॉस्ट बेनिफिट करते हैं. तो ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ, कहां पर, दिस इंग्लिश चैनल के टनल पर. ये सी रूट्स में, लाइक सी फ्लोर में बनाया गया एक चैनल है, फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अंडर वाटर ट्यूबवे है ये लंदन को पेरिस से कनेक्ट करता है. तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट था, जिसको कि इतना रिसर्च करके बनाया गया कि आज ये बहुत प्रॉफिटेबल है. सो इसके बारे में भी आप खुद से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं इसमें. देन वी हैव एन इग्नोमेट्रिक्स एनालिसिस. ये स्टॉक मार्केट में स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बेसिस पे लिया जाता है, और इससे यहाँ के जो स्टॉकिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर ऑयल को प्रिडिक्ट करते हैं, ट्रेंड्स और स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं. नाउ वी हैव अ कंपैरेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. कंपैरेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में एशियन इंटीग्रेशन जो हुआ, आपस में उन्होंने अपने अपने पोटेंशियल लैंडस्केप्स और साइज के बेसिस पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाया. तो एक तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस, जब बहुत सारे ग्रुप एक मेगा ग्रुप में बदल रहे होते हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है. इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस का बहुत बड़ा एग्जांपल तो पेरिस एग्रीमेंट है, जिसको कि आप भी जानते हो कि कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर ये बेस्ड है. नाउ we'll see the one more interesting step in economics to take a decision, that is a positive and normative. Positive में हम ये देखते हैं कि क्या जो हो रहा है, what is exist going to like जो अभी चल रहा है, उसकी हम रैशनैलिटी को देखने की कोशिश करते हैं इन ए फिजिकल फॉर्म में. जैसे एक एग्जांपल देखो कि जब हम एनालाइज करें डीमोनेटाइजेशन को, आपको पता है 2009 8th of November 2016 में डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया. अब इसमें तो ये डिबेटेबल है कि ये सक्सेसफुल था कि नहीं. तो एक जनरल एनालिसिस कहता है कि ये पूरी